कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उसने बजरंग दल और पीएफआई को समानांतर खड़ा कर दिया है और इन दोनों ही संगठनों पर बैन लगाने की बात कह दी है। अब पीएफआई क्या है और उस पर बैन क्यों लगना चाहिए, इस पर विस्तार से खूब बात हो चुकी है। फिर भी आपको अगर जानना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक छपा है। लेकिन जिस बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस कर रही है, वो संगठन आखिर करता क्या है, उसके गठन का मकसद क्या था और वो संगठन अपने मकसद में कितना कामयाब रहा, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1984, अप्रैल का महीना था। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के साधु संत जुटे थे। मौका था धर्म संसद का और इसका आयोजन किया था 29 अगस्त 1964 को बनी एक संस्था ने, जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। इस आयोजन के दौरान तय हुआ कि अब वक्त आ गया है कि राम जन्मभूमि को आजाद करवाया जाए, उस पर लगा ताला खुलवाया जाए और वहां पर फिर से पूजा पाठ को शुरू किया जाए। इसके लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव पास भी हो गया। जून में गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बन गई। तय हुआ कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करना होगा, प्रेरित करना होगा और इसके लिए एक रथ यात्रा का प्रस्ताव रखा गया। नाम रखा गया राम जानकी रथ यात्रा। 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से इस राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। लेकिन इस रथ यात्रा की वजह से माहौल बिगड़ने लगा था। सियासत के साथ सांप्रदायिकता भी इसमें शामिल होने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि विश्व हिंदू परिषद को इस रथ यात्रा की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, देश में भी और बिहार उत्तर प्रदेश में भी। बिहार में कांग्रेस नेता चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी सरकार के मुखिया थे। बिहार से निकली राम जानकी रथ यात्रा 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंची। सरयू नदी के तट पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस यात्रा को वहां से आगे बढ़कर लखनऊ होते हुए दिल्ली जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने इस यात्रा को पुलिस सुरक्षा देने से मना कर दिया। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के संतों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आने का निमंत्रण दिया। विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर कुछ युवा आगे भी आए और फिर 8 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का भार इन युवाओं पर रख दिया और संगठन को नाम दिया बजरंग दल। बजरंग दल की सुरक्षा में यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। 31 अक्टूबर 1984 को फिर से विज्ञान भवन में संतों को जुटना था और इस यात्रा का समापन होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ गया। लेकिन बजरंग दल का कारवां आगे बढ़ता रहा। दल का नारा था सेवा, सुरक्षा और संस्कार और मकसद था अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। 3 नारों और 3 मकसदों के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए यह दल मैदान में उतरा और पूरे भारत में अपने पांव पसारने की कोशिश में जुट गया। उसने जल्द ही देश में और खास तौर पर उत्तरी भारत में कुल 2500 अखाड़े बना लिए। ये अखाड़े भी संघ की शाखा की तर्ज पर ही बने थे और इस संगठन के नेतृत्व का जिम्मा जिस युवा शख्स के कंधे पर था, उसका नाम था विनय कटियार। 30 साल के इस शख्स के ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी युवा सेना का पूरा दारोमदार सौंप दिया था। इससे पहले विनय कटियार संघ परिवार के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और 1970 से 1974 तक उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन सचिव हुआ करते थे। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, तो विनय कटियार भी इस आंदोलन में शरीक हो गए। उन्हें इस आंदोलन का संयोजक भी बनाया गया था। आंदोलन खत्म हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी और 2 साल के अंदर ही टूट भी गई। इसके बाद विनय कटियार 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। उसी दौरान देश में बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन के मामले होने की बातें भी सामने आने लगी। इसे देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने 1982 में एक नया संगठन बनाया और उसका नाम रखा गया हिंदू जागरण मंच। इस मंच की कमान विनय कटियार को सौंप दी गई, जिन्होंने 2 साल के अंदर ही संघ में अपनी मजबूत पैठ बना ली।
हिंदुओं का भी जागरण करने का काम चल ही रहा था कि विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को भी धार देनी शुरू कर दी। इसकी गति को और बढ़ावा देने के लिए कटियार के नेतृत्व में बजरंग दल भी मैदान में उतर पड़ा। बजरंग दल के गठन के करीब 25 साल बाद उसका शुरुआती मकसद अब पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी इसके दो मकसद मथुरा और काशी बाकी हैं और इस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए यह संगठन निरंतर कोशिश कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद की जो वेबसाइट है उस पर साफ साफ लिखा है कि 1993 में बजरंग दल का अखिल भारतीय संगठनात्मक स्वरूप तय हो गया था, जिसके बाद देश के सभी राज्यों में बजरंग दल की इकाई घोषित की गई और आज की तारीख में बजरंग दल पूरे देश में सक्रिय है। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट कहती है कि हिंदू धर्म, हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा, शाश्वत हिंदू जीवन मूल्यों का संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर एक सशक्त युवाओं की टोली बजरंग दल के रूप में पूरे देश में काम कर रही है और सेवा सुरक्षा संस्कार के काम का आधार बनाकर जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव उद्घोष के साथ ये युवा आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार बनी तो वो कर्नाटक में बजरंग दल को बैन कर देगी, जबकि जिस बजरंग बली के नाम पर इस संगठन का नाम बजरंग दल रखा गया है, माना जाता है कि उनका जन्म उसी कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हम्पी के पास किष्किंधा के अंजयनाद्रि पर्वत पर हुआ था। ऐसे में स्वाभाविक है कि राजनीतिक बयानबाजी होनी ही है, तो वो हो रही है। और रही बात बजरंग दल पर बैन लगाने की, तो वो भी एक बार लग चुका है और वो तब जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी विध्वंस में बजरंग दल का नाम आया तो केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया। लेकिन एक साल बाद भी जब बजरंग दल की भूमिका साबित नहीं हो पाई तो 1993 के आखिर में इस संगठन से बैन हटा लिया गया। अब एक बार फिर से इस संगठन पर बैन लगाने की बात हो रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गए हैं और कर्नाटक का पूरा चुनाव ही अब बजरंग दल के बहाने बजरंग बली पर आ गया है। तो अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।